हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दोस्तों फ्लेक्सी कार्ड। फ्लेक्सी कार्ड क्या होता है? फ्लेक्सी कार्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें जिस भी इमेज पे यूजर क्लिक करेगा, बहुत सारी इमेजेस आएंगी पहले तो। अब यूजर जिस भी इमेज पे क्लिक करेगा वो एक्सपैंड हो जाएगी और उसकी एडजेसेंट जो इमेजेस होंगी वो सारी की सारी श्रिंक हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा एनिमेशन इफेक्ट आप इसके थ्रू लाएंगे और इसे आप टेस्टिमोनियल्स में, एफएक्यूज में, बहुत सारी जगहों पर अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। क्या क्या सीखने को मिलेगा या क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें हम फ्लेक्सबॉक्स अप्लाई करेंगे, सीएसएस का बहुत ही पावरफुल फीचर। इसमें हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे जिसमें थोड़ा सा एनिमेशन के साथ इमेजेस आएंगी और जावास्क्रिप्ट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। और इतना ही नहीं, साइट को थोड़ा रेस्पॉन्सिव भी बनाएंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ मीडिया क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेक्सी कार्ड प्रोजेक्ट का डिजाइन। चलिए अपन देखते हैं प्रोजेक्ट इन एक्शन कैसा दिखता है। राइट, तो जैसे ही एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट ओपन होगी, हमारी जो सेंटर वाली इमेज है, थर्ड वाली इमेज है, उसको मैंने बाय डिफॉल्ट एक्सपैंडेड रखा हुआ है। अब आप नोटिस करिए बाकी जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उनकी विड्थ श्रिंक्ड अप है। अब अपन किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने स्पाइडरमैन की इमेज पे क्लिक करा, बहुत ही स्लो ट्रांजिशन के साथ ये अपने आप को एक्सपैंड करेगी और बाकी इमेजेस साइड होकर श्रिंक हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने थानोस की इमेज पे क्लिक करा, थानोस की इमेज एक्सपैंड हो जाएगी, बाकी श्रिंक हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने आयरन मैन पे क्लिक करा, आयरन मैन की इमेज एक्सपैंड हो जाएगी, बाकी हो जाएंगी हमारी श्रिंक। अब इसके अंदर हम बहुत कुछ यूज करने वाले हैं। मेजॉरिटी इसके अंदर यूज होने वाली है एचटीएमएल और सीएसएस, और बहुत थोड़ी सी हम लगाएंगे जावास्क्रिप्ट जो हमें सिर्फ क्लिक इवेंट को हैंडल करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ठीक, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मैंने अपना एक डिफॉल्ट फोल्डर बना के रखा हुआ है, माय फ्लेक्सी कार्ड्स। राइट, उसके अंदर मैंने एसेट्स के अंदर इमेजेस पहले से कॉपी कर लिए हैं जो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इमेजेस हैं। फिर उसके बाद कुछ बेसिक काम कर लेते हैं। क्या बेसिक काम? लेट्स डेवलप 3 रेगुलर फाइल्स जो हम हमेशा बनाते हैं। द फर्स्ट वन विल बी आर index.html। सेकेंड जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों माय फ्लेक्सी कार्ड्स के अंदर, दैट विल बी styles.css, राइट, क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने वाले हैं। और थर्ड दोस्तों जो हम बनाने वाले हैं दैट विल बी आर स्क्रिप्ट डॉट। राइट, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब अपन शुरू करते हैं इंप्लीमेंटिंग एचटीएमएल, उसके बाद अपन चलते हैं टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग सीएसएस एंड देन जावास्क्रिप्ट। चलिए अब शुरू करते हैं एचटीएमएल का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बेसिक एचटीएमएल बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। टाइटल होगा हमारा दोस्तों फ्लेक्सी कार्ड, सो लेट्स मेक इट फ्लेक्सी कार्ड। ठीक है, अब उसके बाद अपन डेवलप करते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन। तो पहले मैं जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसे रन करके आपको दिखा दूं क्या हम लोगों ने उसके अंदर यूज करा हुआ है। ओके, ताकि आप एक फेयर आइडिया ले पाए एप्लीकेशन जैसे जैसे शेप में आती जाएगी। एज यूजुअल ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है। ओके, और ये हमारा कोड है जो हम लोगों को डिजाइन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चेक करिए जो हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, एक तो मैंने हेडर यूज करा हुआ है जिसमें देख पा रहे हैं आप टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। उसके अलावा फिर मैंने मेन बॉडी के अंदर कुछ लगा रखे हैं डिव्स। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चरल पार्ट अपने पेज का हम डिजाइन करते हैं। और स्ट्रक्चरल पार्ट के लिए जैसा मैंने कहा, पहला काम होगा हम यूज करेंगे एक डिव जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ हेडिंग। तो मैंने कहा डिव आईडी हेडिंग। इसके अंदर हम हेडिंग देने के लिए फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं H1। H1 को कुछ क्लास देंगे ताकि हम CSS से उसको हैंडल कर पाए। H1 को मैंने क्लास दी है अपनी तरफ से टाइटल। क्या टाइटल डाला हुआ है? तो टाइटल डाला हुआ था टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स। राइट, तो ये हो गया टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स, मेरी तरफ से मेरा डिफॉल्ट टेक्स्ट। इसको मैंने सेव करा। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा, एक्सेप्ट टेक्स्ट और कुछ भी आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हम इसको एक्चुअल शेप में दोस्तों लेकर आएंगे। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। इसके अलावा अब मुझे और क्या चाहिए? तो ये तो दोस्तों मेरा हो गया हेडिंग वाला डिव। अब उसके अलावा मुझे मेन सेगमेंट यानी मेन एरिया में एक डिव चाहिए। तो मैं एक डिव बनाता हूं जिसको मैं अपनी तरफ से क्लास दे रहा हूं। क्लास दे देते हैं मेन। राइट, इस मेन डिव के अंदर हम बना रहे हैं एक पेरेंट डिव। राइट, और उसके बनाएंगे 5 चाइल्ड डिव। जो पेरेंट डिव होगा वो हमारा बैकग्राउंड कंट्रोल करेगा और जो 5 चाइल्ड डिव्स होंगे वो उन 5 इमेजेस को होल्ड करेंगे जिन पे अपन को एक्सपैंडिंग या श्रिंकिंग का इफेक्ट लाना है। तो जो मेरा मेन डिव में बना रहा हूं फ्रेंड्स, उसको मैं आईडी दे रहा हूं अपनी तरफ से div डॉट आईडी। और लेट्स से क्लास दे देते हैं अपन इसको। आईडी की जरूरत नहीं है तो मैंने इसको क्लास दे दी अपनी तरफ से कंटेनर। राइट, सो डिव कंटेनर। और इस डिव के अंदर जो हमारा मेन डिव है अपन क्रिएट करते हैं 5 और डिव्स। ठीक है, इन पांचों डिव्स को अलग अलग आईडी में दे रहा हूं लेकिन इनकी क्लास में कॉमन रख रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इन पांचों डिव्स के अंदर हम कॉमन रखने वाले हैं। तो एक आईडी मैंने दी 1 और क्लास इसको मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दी फ्रेंड्स फ्रेम।
फ्रेम वो क्लास होगी जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। आप देख रहे हैं ना, कुछ इमेजेस में कुछ फीचर्स हम लोग कॉमन रख रहे हैं, है ना। मैं आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चला के दिखाऊं, ये वाला प्रोजेक्ट, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तो कुछ चीजें आप नोटिस करिए, सारी इमेजेस के अंदर हमको कॉमन मिल रही है ना। जैसे इनकी विड्थ हमें कॉमन मिल रही है, बॉर्डर रेडियस हमें सब पे मिल रहा है। ये सारे फीचर्स के लिए हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं फ्रेम। राइट, तो एक फ्रेम नाम की मैंने क्लास बना दी, ये मेरे डिव की एक क्लास हो गई। राइट, ये डिव मेरा क्लोज हुआ। इस डिव के अंदर अब हम लोग लेकर आएंगे इमेज। इमेज हम लाएंगे सीएसएस के थ्रू। इमेज का टाइटल जरूर मैं यहां पर सेट कर दे रहा हूं। तो हमारी जो पहली इमेज थी वो थी स्पाइडरमैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स। राइट, तो ये H3 के अंदर मैंने स्पाइडरमैन दे दिया, और इसी डिव को अब मैं कर लेता हूं बाकी पेज के अंदर फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट। कितनी बार? 4 और बार, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या चेंज कर देते हैं? अब फटाफट चेंज कर देते हैं इनकी आईडी। क्लास इन सबकी फ्रेंड्स रहेगी फ्रेम, तो इसको मैंने आईडी दे दी अपनी तरफ से 2। राइट, टेक्स्ट इसका स्पाइडरमैन के बाद मैंने चेंज करके कर दिया वॉल्वरिन, वॉल्वरिन। राइट, इसी तरह से इसको मैंने आईडी अपनी तरफ से दे दी दोस्तों 3। टेक्स्ट मैंने इसका वॉल्वरिन की जगह चेंज करके कर दिया थानोस, तो ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया थानोस। सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी आईडी 4। टेक्स्ट मैंने इसका चेंज करके कर दिया आयरन मैन, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया आयरन मैन। सिमिलरली इस आईडी को मैंने चेंज करके कर दिया 5, एंड लास्ट वन वाज द हल्क। तो ये टेक्स्ट हम चेंज करके कर देते हैं द फॉलोड बाय हल्क। सेव करने पर अभी आपको बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन पांचों टेक्स्ट दिख जाएंगे एक मेन हेडिंग के नीचे, विच इज टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स। अब नोटिस करिए एक्चुअल एप्लीकेशन को अगर आप देखें, तो एक इमेज ऐसी है जिसके ऊपर फोकस आ रहा है, जिसकी डायमेंशंस बाकियों से थोड़ी डिफर हो रही है ना। तो हम एक क्लास और सीएसएस में बनाने वाले हैं, और इस क्लास को हम एक एक इमेज के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे जैसे जैसे यूजर क्लिक करेगा। क्या बोला मैंने? एक क्लास हम सीएसएस में और बनाने वाले हैं, इस क्लास को हम अलग अलग इमेज पे अप्लाई करते जाएंगे। एग्जैक्टली बोलूं तो किस इमेज पे अप्लाई करेंगे? जिस इमेज पे भी यूजर ने क्लिक करा है ना। और बाय डिफॉल्ट अगर आप नोटिस करें तो जो थानोस वाली इमेज है वो ओपनिंग में एक्सपैंडेड दिख रही है। तो दोस्तों ये एक्सपैंडेड वाली जो क्लास है, इसका नाम मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं फोकस्ड, है ना, थोड़ा सा रीडेबल रहेगा। तो मैंने यहां पर एक और क्लास अलॉट कर दी फोकस्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एचटीएमएल वाला पार्ट कंप्लीट। बस इसके अंदर दो काम हमें और करने हैं, एक हमारे स्टाइल को ऐड करना है, दूसरा स्क्रिप्ट को ऐड करना है। स्टाइल ऐड करने के लिए विल गो फॉर लिंक, इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया styles.css का नाम। राइट, अदर देन दिस अपन को चाहिए जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट भी। तो एज यूजुअल बॉडी पे आकर, यानी बॉडी के फिनिश होने से पहले आकर अपन प्रोवाइड कर देते हैं यहां पर एक स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के एसआरसी में नाम दे दिया मैंने script.js, और लेट्स मेक इट app.js, है ना। ये थोड़ा रीडेबल नाम लगता है, नाम यहां पर अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर देते हैं। दोनों को मैंने गलती से .css बोल दिया है, तो इसको रीनेम करके अपन कर देते हैं app.js। ठीक है, तो ये हमारी JS फाइल हो गई, ये हमारी CSS फाइल हो गई, जिसको अब हमको करना है हैंडल। तो JS को फिलहाल बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले CSS से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ बेसिक काम। सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो अपन इसमें फॉन्ट को सेट करते हैं। फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है मेन एप्लीकेशन में? दोस्तों गूगल फॉन्ट्स लगा हुआ है जिसका नाम है मेडिमी। तो मैं रादर देन टाइपिंग इट, इसको यहां से ले लेता हूं इंपोर्ट के थ्रू। तो ये हमारा मेन वाला पार्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, घबराइए मत, सब कुछ कॉपी नहीं करूंगा, सिर्फ अपन मेन चीज कॉपी कर रहे हैं ताकि हमको गूगल फॉन्ट्स लिखने की बजाय डायरेक्टली इसका सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं होगा, अगर आप नोटिस करें अभी मैंने अप्लाई नहीं करा है, अभी सिर्फ मैंने इंपोर्ट के थ्रू इसको कॉपी करा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हमें CSS के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा गूगल फॉन्ट्स इंपोर्ट। अब इसके बाद सबसे पहला काम यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करते हैं, बॉक्स साइजिंग देते हैं। याद है ना आपको बॉक्स साइजिंग क्या करती है? बॉक्स साइजिंग ये कहती है कि जब भी किसी को डायमेंशन दी जाए तो पैडिंग वगैरह सब मिलाकर डायमेंशन कैलकुलेट करें। आई मीन टू से, अगर मैंने विड्थ दी है 100, तो पैडिंग 120 अगर दी है, या पैडिंग मैंने 20 दी है, तो वो विड्थ के साथ ही एडजस्ट हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? नहीं तो ये होता है कि जो आप विड्थ देते हैं वो प्लस लेफ्ट और राइट पैडिंग प्लस बॉर्डर सब मिलाकर आपके कंटेंट की विड्थ तय करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी सबकी साइज इंक्लूड हो, इसलिए अपन बॉक्स साइजिंग को बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स, जैसा हम पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं। फॉन्ट फैमिली अब हम क्या यूज करने वाले हैं? तो जैसा मैंने आपसे कहा, जो हम फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं दैट इज मेडिमी 1। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया मेडिमी। गूगल फॉन्ट से ही आप इजीली जाकर सर्च कर सकते हैं गूगल फॉन्ट्स के पेज पे मेडिमी 1। और कैसा फॉन्ट है ये? तो ये अपने आप में एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो एक फॉल बैक भी मैं दे देता हूं यहाँ पर, दैट इज सैंस सेरिफ।
ठीक है, देखा होगा आपने, जैसे ही मैंने सेव करा हमारा फॉन्ट का जो स्टाइल है, अपीयरेंस है, वो हमारे पेज पे चेंज हो गया। ठीक है, अब पहला काम अपन करते हैं, इसके बाद बॉडी पे ग्रेडियंट लाते हैं, है ना। ओरिजिनल कोड के अंदर बॉडी पे ग्रेडियंट लगा हुआ है। कौन सा ग्रेडियंट लगा हुआ है? लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है। तो मैंने यहां पर कहा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन कॉल करा मैंने। एज यूजुअल लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन को हम तीन चीजें देंगे। ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो ग्रेडियंट टुवर्ड्स टॉप जाएगा। स्टार्ट एक लाइट कलर से लेकर डार्क कलर तक मैं इसको लेकर जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग कलर मैंने इसको दे दिया हैश FFF1EB, राइट। थोड़ा सा लाइट शेड है ये व्हाइट का। कहां पे? 0% पे। कॉमा करके मैंने दूसरा कलर जो प्रोवाइड करा, दैट इज हैश, थोड़ा सा ग्रीनिश दे रहा हूं मैं, फॉलोड बाय ACE09 और 0F9, लेट्स मेक इट, और इसको कर देते हैं अपन 100%। ठीक है, तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आपको आपके वेब पेज पे नजर आ रहा होगा। बैकग्राउंड जो प्लेन व्हाइट था वो अब थोड़ा सा ग्रेडियंट हो गया। सो फार सो गुड, वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन एक एक डिव पे लेकर आते हैं एक एक इमेज। ठीक है, अब आप चेक करो मेरे पास जो डिव्स मौजूद हैं उन सबको मैंने एक एक आईडी दी हुई है। इसी आईडी के बेसिस पर इन पे हम इमेजेस अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो पहला काम, मैंने पहले वाले डिव को टारगेट करा जिसकी आईडी #1 है, और इस पे मैंने प्रोवाइड करी अपनी तरफ से बैकग्राउंड इमेज। क्या प्रोवाइड करी? यूआरएल फंक्शन कॉल करा। यूआरएल फंक्शन को मैंने पास करा एसेट्स। एसेट्स कौन है? एसेट्स मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें इस एसेट्स फोल्डर के अंदर एक इमेजेस है, और इसी के अंदर हमारी सारी इमेजेस स्टोर्ड हैं। हमें कौन सी इमेज पहली पिक करनी है वो अपन यहां से पिक कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज spiderman.jpg। ये वाली इमेज मेरे को लेकर आनी है, तो मैं यहां बोलूंगा यूआरएल assets/images, फटाफट कोड कर लेते हैं इमेजेस का, /spiderman.jpg। राइट, अब आप देख पा रहे होंगे हल्का सा आपको स्पाइडरमैन की इमेज का शेड दिख रहा होगा। पूरी इमेज अभी नहीं आएगी जब तक हम इस पे प्रॉपर CSS ना लगाएं। ठीक इसी तरह से इसको मैं कॉपी करता हूं, 2, 3, 4 एंड 5, #2 इसको कर देते हैं। गॉट इट। 2 के ऊपर हम इमेज ला रहे हैं अपनी तरफ से वॉल्वरिन। सो लेट्स गो फॉर /asset, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ओके, /asset/वॉल्वरिन, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास अगली आईडी है विच इज 3, इसको चेंज कर लेते हैं। अगली आईडी को भी चेंज कर लेते हैं विच इज 4 #4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज #5। #5 के लिए क्या है? #5 के लिए हमने हल्क की इमेज यूज करी हुई है, तो यहां प्रोवाइड कर देते हैं अपन हल्क डॉट, आई थिंक इट विल बी वेबपी, राइट। देन उसके बाद आ रहा है इमेज नंबर 4। इमेज नंबर 4 हमारी थी आयरन मैन, so I'll go for Iron Man, and this one is I think Thanos। तो ये हो जाएगी हमारी Thanos.jpg। अब आप देख पा रहे होंगे सब पे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ठीक, ये हमारा इमेजेस लाने का काम पूरा हुआ दोस्तों। अब करते हैं अपन कुछ चीजों की स्टाइलिंग। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर, इसको अपन करते हैं स्टाइल। ये किसके अंदर है? ये एक डिव के अंदर है जिसका नाम है हेडिंग, और खुद H1 का नाम है टाइटल। तो दोनों पे कुछ CSS अपन करते हैं अप्लाई। सबसे पहले अपन हेडिंग की बात करते हैं। #हेडिंग क्या करना है इसको? इसको अपन सबसे पहला काम तो बैकग्राउंड कलर देते हैं। ओके, तो मैंने इसको अपनी तरफ से बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा। क्या कलर दे रहा हूं? कलर में थोड़ा सा इसको ग्रेश वाला दूंगा, तो RGBA मैंने फंक्शन यूज करा। RGBA को मैंने पास करा 211,191,37, राइट। ये हमारा ग्रे शेड आ जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इस पे कंट्रोल कर रहा हूं ओपेसिटी 0.165 की, राइट। अब आप नोटिस करिएगा हल्का सा शेड आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड पे, देख पा रहे हैं? अभी बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा था, अब आपका हल्का सा ग्रेश बैकग्राउंड हो गया। इसके अलावा अब मैं चाहूंगा कि ये वाला जो हेडिंग वाला डिव है इसके अंदर के कंटेंट्स पे फ्लेक्स बॉक्स लग जाए, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को सेंटर पे लेकर आना है। तो मैं कह दूंगा डिस्प्ले फॉलोड बाय फ्लेक्स। हमेशा याद रखिए फ्लेक्स पेरेंट पे आप अप्लाई करते हैं और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा चाइल्ड पे, तो मैंने कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। और क्योंकि सेंटर चाहिए मुझे तो मैं कह दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। वेरी गुड। ये दो करने के बाद उसके बाद इसका अप्लाई करते हैं अपन बॉर्डर रेडियस, ताकि थोड़ा सा हमारा जो डिव है वो राउंडेड कॉर्नर्स पे आ जाए। बॉर्डर रेडियस मैंने इसका दोस्तों दिया 20 पिक्सल। सेव करिए। अब आप नोटिस करिए आपको आपके मेन हेडिंग में सेंटर पे दिख जाएगा टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स, है ना। यही हमारा पहला एम था जो हम अचीव कर पा रहे हैं, राइट। कलर वगैरह की चिंता मत करिएगा, वो अभी हम टाइटल पे लगा के चेंज करते हैं। पोजीशन तो हमको मिल गई। अब आते हैं अपन H3 के ऊपर टारगेट करते हैं, सॉरी H1 के ऊपर।
ये हमारा H1 टैग है जिसकी क्लास हमने दे रखी है टाइटल। इसके ऊपर अब अप्लाई करते हैं अपन अपनी CSS। क्या बोलेंगे अपन यहाँ बोलेंगे क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है क्लास के लिए लगेगा डॉट टाइटल। ठीक, क्या क्या चेंज करना है टाइटल का? तो एक तो मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बदल दूं, बहुत बड़ा फॉन्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 32 पिक्सल्स में आती है H1, मैं इसको चेंज करके कर रहा हूं 29 पिक्सल्स। थोड़ा सा फॉन्ट हमारा 3 पिक्सल कम हो जाएगा। इसके अलावा इसका फॉन्ट कलर मुझे दोस्तों व्हाइट देना है, तो मैंने कह दिया #FFF। सेव करिए। अब आप नोटिस करिए टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स आपको 29 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज और व्हाइट कलर में दिख रहा होगा। तो हम हेडिंग वाला पार्ट तो अचीव कर पाए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आता है इसके नीचे जो हमारे पास डिव्स हैं उनको स्टाइल करने का काम। तो गौर करिए, हेडिंग बंद होने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डिव आ रहा है दोस्तों, वो है हमारा मेन डिव। हमारे मेन डिव पे अब हम लगाते हैं कुछ CSS। हमेशा की तरह सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करिए तो जितना भी इमेजेस का पूरा सेट आ रहा है, ये आ रहा है आपके वेब पेज के ठीक सेंटर पे। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं ना, तो ये मेन डिव का पूरा कंटेंट सेंटर अलाइन आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, जो हमारा मेन डिव है, अपने टारगेट को ओपन कर लेते हैं अपन। अब जो हमारा मेन डिव है उस पे भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं अप्लाई, ताकि इसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं वो फ्लेक्स बॉक्स को यूज करें और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो पाए प्रॉपर। इसके बाद मैं बोलूंगा इसका अलाइन आइटम्स फॉलोड बाय सेंटर। अलाइन आइटम्स क्या करता है? अलाइन आइटम्स एक्स एक्सिस की जगह क्रॉस एक्सिस पे आपके एलिमेंट्स को अलाइन करके देगा। राइट, तो हम अगर चाहेंगे क्रॉस एक्सिस पे एलिमेंट्स अलाइन हो जाएं तो हम यूज करेंगे अलाइन आइटम। इसी तरह से मैं कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल पे भी सेंटर हो जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर ये पूरा कंटेंट सेंटर ऑफ द पेरेंट एलिमेंट पे आ जाएगा। हाइट को मैं थोड़ा सा 90 VH के अराउंड दे रहा हूं दोस्तों। 90 VH मतलब 90% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट को मैं यूज कर रहा हूं। और मैं नहीं चाहूंगा कि कंटेंट अगर ओवरफ्लो हो तो क्लिपिंग हो या दिखे, तो मैं उसको कर दूंगा बाय डिफॉल्ट हिडन। ओवरफ्लो वैल्यू को मैंने कर दिया बाय डिफॉल्ट हिडन। अब आप नोटिस करिए थोड़ा सा हमारा डिव सेंटर पे आ गया। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सब कुछ सेंटर अलाइन मैंने कर दिया है। हाइट मैंने इनकी दे दी 90 VH। अब ये मत सोचिएगा ये वर्टिकली सेंटर क्यों है, क्योंकि अभी मैंने मेन के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है और मेन का एक ही चाइल्ड है, देख पा रहे हैं आप, कंटेनर। तो ब्राउजर ने क्या करा, इस कंटेनर को कर दिया मेन के सेंटर पे अप्लाई। अब कंटेनर पे जब हम फ्लेक्स बॉक्स लगाएंगे तो आप देखना ये जितने भी डिव हैं ये सारे के सारे आपको हॉरिजॉन्टली अलाइंड होकर दिखेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा, अब अपन स्टाइल करते हैं कंटेनर डिव को। कंटेनर डिव कौन है, पहले तो अपन ये चेक कर लें। अगर HTML में जाकर आप चेक करें तो कंटेनर डिव वो डिव है जो मेन डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। ओके, अब इसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं कहूंगा डॉट कंटेनर। आप देखिएगा इसमें फ्लेक्स बॉक्स लगाते ही ये जितनी भी इमेजेस आपको वर्टिकल दिख रही हैं ये आ जाएंगी अपने एलिमेंट में हॉरिजॉन्टली। तो जैसे मैं कहूंगा डॉट कंटेनर, इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। राइट, मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स कहना इमीडिएटली इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा और कंटेनर को कुछ अपन विड्थ भी देंगे। ओके, तो मैंने विड्थ अपनी तरफ से कंटेनर को दे दी अराउंड 90 VW। ओके, मैं थोड़ा सा 10 के अराउंड, मान लीजिए आप ये 100 होता है तो मैंने 10 के अराउंड गैप छोड़ दिया है, विड्थ कर दिया मैंने इसका 90 VW। ओके, अब आते हैं अपन बाकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। अब मैं क्या चाहूंगा, अब मैं हैंडल करना चाहूंगा अंदर वाले एक एक डिव को। कौन है अंदर वाला एक एक डिव जिसमें एक्चुअल में आप इमेजेस दिखा रहे हैं? मैं इन डिव्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को हैंडल करेंगे और वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास। तो मैं डॉट फ्रेम पे कुछ अप्लाई करता हूं CSS। क्या क्या अप्लाई कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इमेज से रिलेटेड कुछ चीजें सेट करते हैं अपन, जैसे कि बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने दे दिया कवर। कवर देते ही आप देखिएगा इमेज ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट नजर आने लगेगी। अभी तक क्लिपिंग हो रही थी, अब आपको इमेज पूरी दिखेगी। अदर देन दैट मैं कहूंगा बैकग्राउंड पोजीशन इसकी सेंटर हो जाए, तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दे दिया मैंने। बैकग्राउंड पोजीशन के अलावा मैं नहीं चाहूंगा कि इमेज अगर ज्यादा एरिया मिले तो अपने आप को रिपीट करे, तो मैं बोलूंगा नो रिपीट, यानी मेरे को टाइलिंग रोकनी है इमेज की। ये 3 चीजें मैंने इमेज से रिलेटेड दी। फिर मैं इन फ्रेम्स को यानी इन डिव्स को अपनी तरफ से हाइट दूंगा। तो मैंने ये हाइट दी अराउंड 80 VH, ताकि ये थोड़ा सा आपको एक्सपैंड होकर नजर आए। आप देख पा रहे होंगे अब आपको इमेजेस थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही होंगी। 80 VH देने के बाद उसके बाद मैंने इन इमेजेस पे सेट करा इनका बॉर्डर रेडियस। तो इनको मैंने बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करा विच इज अराउंड 50 पिक्सल्स। तो इमेज का कॉर्नर्स आपको राउंडेड दिख रहे होंगे, राइट। फॉन्ट का टेक्स्ट मैं चेंज करूंगा। फॉन्ट का टेक्स्ट अब मैं कर रहा हूं व्हाइट कलर में, तो कलर मैंने कह दिया #FFF। तो फॉन्ट का कलर भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। इनिशियली मैं चाहूंगा ये जितने भी चाइल्ड आइटम्स हैं इनका फ्लेक्स 0.5 हो। आपको याद होगा फ्लेक्स बॉक्स में अगर हम पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं
तो चाइल्ड पे हम एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं फ्लेक्स, जो ये बताएगा कौन सा चाइल्ड कितना एरिया पेरेंट के अंदर कवर करेगा। मैं चाहूंगा हाल फिलहाल सभी चाइल्ड बराबर बराबर एरिया कवर करें, तो दोस्तों मैंने सबको 0.5 दे दिया। आप देख पा रहे होंगे सबकी साइज बराबर है। आगे चलकर जब हम इस पे जावास्क्रिप्ट लगाएंगे और यूजर किसी भी इमेज पे क्लिक करेगा तो हम उसकी फ्लेक्स को कर देंगे 5, यानी वो 5 टाइम्स ज्यादा एरिया लेगी कंपेयर टू अदर चाइल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमेजेस के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे, तो मैंने दे दिया मार्जिन ऑफ अराउंड 10 पिक्सल्स। ये मार्जिन सेट हो गया। ठीक, तो आपको गैप्स दिख रहे होंगे। मार्जिन के अलावा रिलेटिव, हो सकता है दिमाग में आपके डाउट आ रहा हो, सर इमेज को पोजीशन देने की क्या जरूरत है, इमेज तो सही दिख रही है। तो एक्चुअल में ये जो पोजीशन में दे रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये इमेज के लिए नहीं दे रहा हूं, ये मैं दे रहा हूं जब मैं H3 के ऊपर स्टाइलिंग करूंगा तो मैं इस पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग लगाऊंगा। और किसी भी एलिमेंट एब्सोल्यूट पोजीशनिंग काम करे, इसके लिए जरूरी है कि उसका पेरेंट एलिमेंट की जो पोजीशनिंग है वो स्टैटिक के अलावा कुछ भी होनी चाहिए। इसलिए अपन इमेज को अपनी तरफ से पोजीशन दे रहे हैं रिलेटिव। हालांकि मैं इस पे कोई वैल्यू कोड नहीं कर रहा हूं, ना टॉप ना लेफ्ट ना बॉटम ना कुछ, बस पोजीशन दे रहा हूं। और थोड़ा सा मैं एनिमेशन का इफेक्ट भी देना चाहूंगा, तो मैंने कहा ट्रांजिशन हो। कैसा ट्रांजिशन हो? मैं चाहूंगा फ्लेक्स प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन हो, 700 मिली सेकेंड्स का समय लगे इमेजेस को डिस्प्ले होने में, और साथ में मैं कहूंगा जो ट्रांजिशन का इफेक्ट आ रहा है वो ईज इन का इफेक्ट आ रहा है। राइट, अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूं थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन का इफेक्ट इन इमेजेस पे दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया हमारा फ्रेम वाला पार्ट, यानी सबके लिए कॉमन चीज कोड। अब अगला टास्क है मेरा इन हेडिंग्स को नीचे की तरफ लेकर आना। अभी आप देख रहे होंगे स्पाइडरमैन, वॉल्वरिन सब टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, मैं इन हेडिंग्स की बात कर रहा हूं। राइट, अब इनको शिफ्ट करते हैं नीचे। तो पहले S3 टैग को टारगेट करना पड़ेगा। S3 टैग को टारगेट करने के लिए हम बोलेंगे डॉट फ्रेम H3, क्योंकि मेरे जितने भी हेडिंग्स हैं वो फ्रेम नाम के डिव क्लास के अंदर हैं। ओके, इसके बाद मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज, तो मैंने इनकी फॉन्ट साइज अपनी तरफ से चेंज करी, लेट्स मेक इट 24 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट अपन को दिखेगा। उसके बाद मैं इनकी पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, तभी तो मैं इनको बॉटम पे ला पाऊंगा। तो पोजीशन मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट हो जाए। एब्सोल्यूट पोजीशन करने के बाद मैं बोलूंगा ये अपने कंटेनर यानी पेरेंट के बॉटम से 20 पिक्सल्स पे आ जाएं। तो ये बॉटम से 20 पिक्सल्स पे आएंगे, आप देख पा रहे होंगे। राइट, इसके अलावा मैं चाहूंगा लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से ये 20 पिक्सल्स आ जाए, थोड़ा सा दूर इनको लेफ्ट से मैं कर रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा गैप आप देख पा रहे होंगे। अदर देन दैट मैं दे रहा हूं इनको मार्जिन, तो ये मैंने दी मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन दी मैंने इनको 0 की, और प्रोवाइड करा मैंने ओपेसिटी 0। अब ये ओपेसिटी 0 क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि मैं चाहूंगा जब तक इमेज पूरी डिस्प्ले ना हो जाए तब तक ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हिडन रहे। तो जैसे मैं ओपेसिटी 0 करूंगा, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट गायब हो गया है। लेकिन आगे चलकर फिर हम इस टेक्स्ट को लेकर आएंगे इसकी ओपेसिटी वैल्यू को 1 करके। कब 1 करेंगे? उस इमेज की ओपेसिटी वैल्यू 1 कर देंगे जिसपे क्लिकिंग हुई। ओके, तो ये हमारा डॉट फ्रेम H3 वाला पार्ट हो गया। अब आपको कहा था मैंने HTML बनाते वक्त कि मैं एक ऐसी इमेज रखूंगा जिसपे बाय डिफॉल्ट फोकस रहेगा। वो है हमारी वो इमेज जिसपे फोकस्ड नाम की क्लास लग रही है। तो अब हम फोकस्ड नाम की क्लास को थोड़ा सा कोड करते हैं दोस्तों। तो यहां मैंने कहा डॉट फोकस्ड। ओके, फोकस के लिए हम क्या कोड कर रहे हैं? फोकस के लिए हम सबसे पहले कह रहे हैं इसका फ्लेक्स 5 हो जाए। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि जिस इमेज पे फोकस लगा हुआ है वो आप देखिए ज्यादा एरिया कवर अप करेगी, और फोकस इस समय लगा हुआ है थानोस की इमेज पे, तो आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर रही है। ये फ्लेक्स बॉक्स में चाइल्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लेक्स। ठीक है, तो ये फोकस पे भी हमारा काम हो गया। अब हम ये चाहेंगे कि जब डॉट फोकस्ड, गौर करिएगा अब S3 की बात हो रही है, डॉट फोकस्ड किसी पे अप्लाई हो, राइट, तो उसका जो H3 है, डॉट फोकस्ड यानी हमारा क्लास में जो अंदर H3 एलिमेंट है उसकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए क्या? उसकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए 1। तो अब आप सेव करिए, तो आप देख पा रहे होंगे बाकियों का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है लेकिन थानोस का टेक्स्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि थानोस वाली इमेज पे हमने फोकस नाम की क्लास भी अप्लाई करी हुई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद अपन चलते हैं JS पे। एक इफेक्ट बस हमें और लाना है CSS में, वो हम लेकर आएंगे तब जब हम JS वाला पार्ट पूरा कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। अब करना क्या है? अब करना यह है कि जिसपे भी क्लिक हो वो इमेज एक्सपैंड हो जानी चाहिए। एक्सपैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मुझे ये फोकस क्लास लगा देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं उस पर फोकस क्लास लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपने आप में एक्सपैंड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पार्ट इसका ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल जावास्क्रिप्ट इस एप्लीकेशन के अंदर हम लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम, हम दो चीजों को अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर एक्सेस करें। एक तो वो डिव जिसकी क्लास हमने कंटेनर दी है, और एक वो डिव जिसकी क्लास हमने फ्रेम दी है। दोनों को अपन को करना होगा रेफर। तो स्टार्ट करते हैं JS कोड।
So I'll go for const container, okay, is equals to document dot query selector. Fine, document dot query selector, और क्वेरी सेलेक्टर को हम क्या पास कर देंगे, हम इसको पास कर देंगे क्लास सेलेक्टर की वैल्यू विच इज डॉट कंटेनर। तो हमारा कंटेनर एलिमेंट कंटेनर डिव को रेफर करने लग जाएगा। इसी तरह से हम रेफर करेंगे उन डिव्स को जिनकी क्लास फ्रेम है। अब सारे डिव्स चाहिए हमें, तो इस बार क्वेरी सेलेक्टर नहीं होगा, इस बार अप्लाई होगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल। आप जानते होंगे अगर आप क्वेरी सेलेक्टर बोलेंगे तो वो सिर्फ पहला वाला एलिमेंट लाकर देगा आपको जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू फ्रेम है। बट मैं चाहूंगा मुझे सारे फ्रेम्स मिल जाए, तो मैं यहां कहूंगा डॉट क्वेरी सिलेक्टर फ्रेम। क्यों मिल जाए सारे, मैं आपको अभी इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, अब नोटिस करिए मेरे पास कंटेनर डिव आ गया है, मेरे पास उसके चाइल्ड डिव्स आ गए। अब मुझे जो इवेंट अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है उस एलिमेंट पे जिस पे मैं क्लिकिंग करूंगा। एक तरीका यह है कि मैं ये इवेंट इन सारे फ्रेम्स पे अप्लाई कर दूं क्योंकि क्लिकिंग इन्हीं में से किसी पे होगी। बट दोस्तों अगर मैं फ्रेम्स पे इवेंट अप्लाई करूंगा ना, तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा और वो लूप उतने इवेंट हैंडलर्स प्रोड्यूस करेगा जितने हमारे पास इमेजेस हैं। कितनी इमेजेस हैं, 5 है ना, तो 5 इवेंट हैंडलर्स प्रोड्यूस होंगे जो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं। बेटर ये है कि हम जो इवेंट हैंडलर सेटअप करें वो इन पांचों के पेरेंट पे कर दें। अब आप मुझे बताइए जो पांचों इमेजेस आपको दिख रही हैं इनका पेरेंट कंटेनर है, तो अपन कंटेनर पे इवेंट हैंडल कर देते, इवेंट हैंडलर सेट कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है जावास्क्रिप्ट में अगर हम पेरेंट के ऊपर कोई इवेंट सेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड पे भी हो जाता है अप्लाई जब यूजर चाइल्ड से करता है इंटरैक्ट। तो अगर आपने पेरेंट पे कोई क्लिक इवेंट सेट करा है तो यूजर अगर चाइल्ड पे क्लिक करेगा तो पेरेंट वाला क्लिक चाइल्ड के ऊपर भी काम करने लगेगा। अब हमारा पेरेंट कौन है, हमारा पेरेंट कंटेनर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंटेनर। बहुत बढ़िया, कंटेनर डॉट एड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट मुझे हैंडल करना है जी, मुझे क्लिक इवेंट हैंडल करना है। ठीक है, साथ में मैं अपना इवेंट हैंडलर बनाऊंगा जो पैरामीटर में रिसीव करेगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट इसको पास करने वाली है। अब क्या करना है, करना यह है कि जिस पे भी क्लिक हो रहा होगा मैं चाहूंगा उसके ऊपर वो फोकस वाली क्लास अप्लाई हो जाए। पहले तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि क्या मेरा पेरेंट पे लगाया गया क्लिक चाइल्ड एलिमेंट्स पे इफेक्ट दिखाएगा भी। और ये देखने के लिए मैं यहां पर एक लॉग डालता हूं और यहां टाइप कर देता हूं क्लिक्ड, है ना। और साथ में एक काम और करते हैं, अपन इवेंट डॉट टारगेट को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने यहां कहा इवेंट डॉट टारगेट, इससे मुझे पता लग जाएगा किसके ऊपर इवेंट फायर हो रहा है। ओके, अब आप चेक करो, लेट मी ओपन द कंसोल पार्ट। तो ये मेरा कंसोल पार्ट ओपन हुआ, चेक करिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा दोस्तों, अब आप चेक करो, मैंने अगर थानोस पे क्लिक करा तो लिखा आ रहा है क्लिक और थानोस वाली इमेज आ रही है जिसकी आईडी 3 थी। अगर मैं स्पाइडरमैन पे क्लिक करूंगा तो आईडी 1 आ रही है, अगेन क्लिक आ रहा है। अगर मैं लास्ट यानी हल पे क्लिक कर रहा हूं उस पर भी आ रहा है। मतलब बाय सेटिंग अप जस्ट वन इवेंट हैंडलर हमने पांचों इमेजेस की इवेंट हैंडलिंग को हैंडल कर लिया। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब करना क्या है, मुझे करना यह है कि जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है मुझे उस पर क्लास अप्लाई कर देनी है फोकस्ड वाली। क्योंकि गौर करिए जो फोकस वाली क्लास है वही फ्रेम वाली क्लास से थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट लाकर दे रही है और ऑटोमेटिकली फ्लेक्स वैल्यू को कर दे रही है 5। तो क्या करा जाए, अपन चलते हैं app.js में, अपन बोलते हैं जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है। कैसे मालूम चलेगा, मालूम चलेगा इवेंट डॉट टारगेट बोलकर। तो मैं बोलूंगा इवेंट डॉट टारगेट, जिस पे क्लिक हुआ है उस पे CSS क्लास लगानी है। ये करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉम के अंदर जिसका नाम होता है क्लास लिस्ट। इस प्रॉपर्टी पे हम कॉल करेंगे ऐड मेथड। क्या ऐड करना है जी, मुझे वो क्लास ऐड करनी है जिसका नाम है फोकस्ड। तो मैं यहां पे बोल दूंगा फोकस्ड। आप देखिएगा मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, देखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्पाइडरमैन पे, क्या स्पाइडरमैन एक्सपैंड होगा, बिल्कुल होगा। बट आपने नोटिस करा थानोस श्रिंक नहीं हुआ। अगर मैं क्लिक करता हूं हल्क पे तो हल्क एक्सपैंड होगा लेकिन बाकी दोनों श्रिंक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन पे अभी भी फोकस क्लास लगी हुई है। तो हम ये भी तो चाहेंगे कि जिस पे क्लिक कर रहे हैं उस पे फोकस अप्लाई हो जाए और बाकियों से फोकस हट जाए। यस और नो, इस काम में हेल्प करेगी हमें ये सारे फ्रेम्स। अब आप नोटिस करिए जैसे ही आप बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आपको याद होगा आपको एक एरे टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं नोड लिस्ट, और इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर ईच लूप। और ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, हर एक फ्रेम पे जाएगा यानी हर एक डिव पे जाएगा और उसके ऊपर जो फोकस नाम की क्लास लगी है उसको रिमूव कर देगा। कर ये करने के लिए अपन बनाते हैं अपना छोटा सा एक फंक्शन। फंक्शन को नाम हम लोग दे देते हैं डिलीट क्लास। ये नाम दे देते हैं। कौन सी क्लास डिलीट कर रहे हैं जी, हम फोकस क्लास डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट फोकस क्लास ये नाम मैं दे दिया। ठीक है, अब यहां अपन अपना फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा फंक्शन डिलीट फोकस क्लास। ठीक, करना क्या है, इटरेट करना है मुझे सारे डिव्स पे जो फ्रेम्स नाम की नोड लिस्ट के थ्रू मुझे मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे फ्रेम्स डॉट फॉर ईच। आपको याद होगा नोड लिस्ट पे
फॉर ईच हम लगा सकते हैं, डॉट फॉर ईच। वेरी गुड। फॉर ईच अपने आप में एक मेथड है जो पैरामीटर में आपसे एक कॉल बैक लेता है। ठीक है, इस कॉल बैक में हम क्या पास करेंगे, इस कॉल बैक में हम एक एक फ्रेम रिसीव करेंगे। एक एक फ्रेम आपका एक एक डिव है जिसके ऊपर आपको अपना एलिमेंट या अपना कोड अप्लाई करना है। और करना क्या है, मैं चाहूंगा हर फ्रेम पे जो क्लास लिस्ट लगी हुई है उसमें से रिमूव कर दो। कौन सी क्लास, फोकस्ड वाली क्लास। तो मैं यहां कहूंगा डॉट रिमूव फोकस्ड। अब क्या होगा, अब आप नोटिस करो, जब मैं क्लिक करूंगा पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, होगा ना। मेरे क्लिक इवेंट के अंदर से पहले डिलीट फोकस क्लास कॉल होगा। डिलीट फोकस क्लास क्या करने वाला है, ये पहले सारे डिफ पे से फोकस नाम की क्लास हटा देगा। उसके बाद कंट्रोल वापस लौट कर आएगा लाइन नंबर 5 पे, और लाइन नंबर 5 करंट डिफ पे फोकस क्लास अप्लाई कर देगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी थानोस पे आपको फोकस क्लास लगी हुई दिख रही है। अब मैंने स्पाइडरमैन पे क्लिक करा, कुछ गड़बड़ हो रही है। डिलीट फोकस क्लास, डिलीट फोकस क्लास, ये तो सही जा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है चेक कर लें। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी तो हमें कंसोल में मिल रहा होगा। फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, फ्रेम्स के लिए फॉर ईच फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं बोला। देखा आपने मेरी मिस्टेक, इसको होना चाहिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, क्वेरी सेलेक्टर सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, उस पर फॉर ईच अवेलेबल नहीं है। इट शुड बी क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, नाउ थिंग्स शुड वर्क प्रॉपरली। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मान लीजिए स्पाइडरमैन पे, आप देख पा रहे होंगे थानोस श्रिंक हो गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा हल्क पे, बाकी श्रिंक हो गए। क्लिक करा मैंने आयरन मैन पे, बाकी श्रिंक हो गए, है ना। अब दो चीजें हमें और करनी है दोस्तों। नंबर वन, आप नोटिस करिए जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो टेक्स्ट पहले से ही विजिबल हो रहा है ना। मैं चाहूंगा ये टेक्स्ट तभी विजिबल हो जब इमेज पूरी पूरी हमारे सामने ओपन हो जाए। ये करने के लिए लेट्स गेट बैक टू द सीएसएस पार्ट। और सीएसएस पार्ट में हम छोटा सा एक काम और करेंगे। हम बोलेंगे ये वाला जो हमारा फोकस H3 है ना, इस पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी और सेट कर देते हैं विच इज ट्रांजिशन। राइट, ट्रांजिशन हो क्या हो, ओपेसिटी पे हो। ओके, ओपेसिटी एकदम से ना आए, एनिमेट होकर आए। कितना टाइम लगे, 0.3 सेकंड्स का टाइम लगे। और जो मुझे एनिमेशन का इफेक्ट चाहिए वो ईज इन इफेक्ट चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा इस पूरे काम को होने में तकरीबन 0.4 सेकंड्स का डिले भी लग जाए। ठीक है, अब आप नोटिस करिए जब मैं क्लिक करूंगा किसी भी आइटम पे तो टेक्स्ट आपको इनिशियली नहीं दिखेगा। देखा आपने, टेक्स्ट तभी दिख रहा है जब इमेज पूरी पूरी प्रॉपर हो जा रही है एक्सपैंड। वरना क्या हो रहा था, वरना क्लिक करते ही आपको टेक्स्ट पहले ही दिखने लग रहा था। मैं चाह रहा था टेक्स्ट तभी दिखे जब इमेज प्रॉपरली पूरी एक्सपैंड हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब सब कुछ हो गया, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी एप्लीकेशन में है कि हमारी एप्लीकेशन बड़ी स्क्रीन साइजेस पे तो अच्छी दिख रही है, बट इमेजिन करिए यूजर मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को अगर देख रहा है तो भी जबरदस्ती है पांचों इमेजेस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन को इमिटेट करने की कोशिश करता हूं। आप चेक करो, जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ कम करता जा रहा हूं इमेजेस आपको अभी भी 5 दिख रही हैं। मैं ये चाहूंगा कि जैसे ही मैं इमेजेस को या स्क्रीन को मोबाइल स्क्रीन पे ले आऊं, यानी 480 के अराउंड आ जाए पिक्सल, तो ये जो लास्ट की 2 इमेजेस है ना ये वाइप आउट हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या मतलब 5 इमेजेस दिखाने का जब मोबाइल की स्क्रीन विड्थ पांचों को कवर अप ही ना कर पाए, है ना। अब ये प्रॉब्लम कौन हैंडल करेगा, ये प्रॉब्लम हैंडल करेगा मीडिया क्वेरी नाम का कॉन्सेप्ट, जो आपको अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग तरीके की सीएसएस या सेलेक्टर्स अप्लाई करने देता है। यही तो पावर है, इसी को तो हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव बनाना अपनी एप्लीकेशन को। तो हम अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव करने की तरफ लेकर चलते हैं, और ये करने के लिए मुझे हैंडल करना पड़ेगा स्टाइल्स डॉट सीएसएस। क्या करना है, मीडिया क्वेरी लगाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बोलते हैं @मीडिया। राइट, बताना पड़ता है आपको कि आप ये जो मीडिया लगा रहे हैं ये किस प्रॉपर्टी या किस वैल्यू के कंटेक्स्ट में काम करेगा। तो मैं चाहूंगा जैसे ही स्क्रीन की मैक्स विड्थ 480 पिक्सल के बराबर या उससे कम हो, मेरा ये वाला रूल सेट अपना काम करना शुरू कर दे। क्या बोलना है मुझे, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो मेरा कंटेनर डिव है, आपने देखा होगा उसकी विड्थ अपन लोगों ने 90 वीएस दी हुई है। मैं चाहूंगा अब ये पूरा एरिया ही कवर कर ले, 90 वीडब्ल्यू दी हुई है, सॉरी। मैं चाहूंगा अब ये पूरा एरिया कवर कर ले, अब मुझे इसको पूरा 100 पे एक्सपैंड कर देना है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है दोस्तों वो ये कि जो आखिरी वाले 2 डिव दिख रहे हैं ना, मेरे को इन दोनों डिव्स को रिमूव करना है। ये करने के लिए मुझे इन दोनों डिव्स को टारगेट करना पड़ेगा। अब इनको टारगेट करने के लिए मैं फिर यूज करूंगा अपनी तरफ से सूडो क्लास। राइट, तो मैं कहूंगा डॉट फ्रेम कोलन, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में nth चाइल्ड यूज करा था। ऐसे हमारे पास एक सूडो क्लास है जिसका नाम है दोस्तों nth ऑफ टाइप। इसमें हम एक वैल्यू दे देंगे 4, तो हमें 4 वाले को भी टारगेट करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो डिव जिसकी आईडी फ्रेम है, जिसकी क्लास वैल्यू सॉरी फ्रेम है, वो अगर फोर्थ डिव है, अपने पेरेंट का फोर्थ डिव है। अब आप चेक करो जो उसका पेरेंट है, लेट मी ओपन एचटीएमएल पेज।
जो हमारा पेरेंट है इन सारे डिव्स का, जिनको अपन ने 1 2 3 4 आईडी दी है, इन सब का पेरेंट कौन है? कंटेनर। ये कंटेनर का पहला डिव है, ये कंटेनर का दूसरा डिव है, ये कंटेनर का तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसको हम टारगेट कर रहे हैं बाय राइटिंग nth ऑफ टाइप 4 nth ऑफ टाइप 5। ये हम इसको टारगेट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपन अपने style.css में और यहां जाकर बोलते हैं nth ऑफ टाइप 4, और ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके बोलूंगा nth ऑफ टाइप 5। लेट मी पेस्ट 5 हियर। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, बोलना है इसका डिस्प्ले सीधे सेट कर दीजिए नन। जैसे मैं बोलूंगा डिस्प्ले कोलन नन, अब आप चेक करो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, राइट, आई एम एक्सपैंडिंग इट, तो आप नोटिस करिए मेरे पास 5 इमेजेस आ रही होंगी। बट द मोमेंट आई एम गोइंग टू श्रिंक इट, और ये जैसे ही 480 के नीचे आएगा, डिड यू नोटिस दैट? जैसे ही ये 480 के नीचे आया, ऑटोमेटिकली लास्ट के दोनों इमेजेस वाइप आउट हो गई, क्योंकि उन पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लग गई ना। राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस एप्लीकेशन को बनाने में, जितना मजा मुझे इसको पढ़ाने में आया। अब आप इसको अपने किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।